एक पता नहीं क्या आजकल नशा है, एक संगठन का जिक्र करने का, सेवा दल, कोई वर्दी पहनने वाला यूनिफॉर्म, कोई बड़ी भारी तोप होता है। सेवा दल एक संगठन हुआ करता था, जो पार्टी का कोई कार्यक्रम होता था तो वहां पर सलामी दिया करता था और मंच के ऊपर कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा इसकी व्यवस्था देखता था। इसके अलावा सेवा दल का कोई रोल नहीं था। मैं कांग्रेस में कभी रहा नहीं हूं, लेकिन माइनॉरिटी उस पार्टी को देखता रहा हूं। आरएसएस भी अफवाह फैलाने के अलावा, षड्यंत्र करने के अलावा और कोई काम नहीं करता है। मैंने किसी गांव में, मैं गांव का रहने वाला हूं, मेरे गांव में आरएसएस का एक भी आदमी नहीं है। चुनाव में न जाने कितने गांव में हमें जाने का मौका मिलता है, लोग कहते हैं कि आरएसएस वाला झोला दबा के चलता है और झोला लेके कहीं भी रुक जाता है। मुझको दिखे नहीं है। माहौल बनाने का वो काम करते हैं, माहौल अच्छा बनाते हैं और मिनटों में माहौल बना करके गणेश जी को दूध पिला देते हैं पूरे देश में। शंकर दयाल शर्मा को 2 मिनट के अंदर मार देते हैं पूरे देश में। तो वो काम आरएसएस ने उस काम को बखूबी सीखा है, उसका एक संगठन बनाया, उसकी एक टीम बनाई है। खैर, उसके हम उस मुद्दों पर क्यों पड़े। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ राकेश जी। हम लोग जिक्र ऐसे कर रहे हैं किसी वारिस का, जैसे कोई राजा बहुत बुजुर्ग हो गया हो, अब ये जाएगा तो इसके खिलाफ वारिस कौन होगा। मुझे नहीं लगता कि इस लोकतंत्र में इस वारिस का जिक्र होना चाहिए। संविधान में लिखा हुआ है कि चुनाव होगा, उसमें सांसद चुने जाएंगे। उस सांसदों में से राष्ट्रपति किसी एक को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, उस प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्री नियुक्त करेगा। कहीं ये नहीं लिखा है कि किसके नेतृत्व चुनाव होगा। ये तो हमने बिगाड़ा है लोकतंत्र को। ये कोई राजशाही नहीं आ गई कि मोदी जी परमानेंट हो गए, आरएसएस परमानेंट हो गई। क्या गारंटी है कि 2024 में धराशायी होकर के ये कांग्रेस की हालत में नहीं चले जाएंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब जनता उग्र होती है तो वो लंका की तरह राष्ट्रपति को भागने पर मजबूर कर देती है। इसलिए ये चर्चा बेमानी है। एक दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का। ये हर राजनीति, ये जितने लोग बैठे हैं तो बहुत समझदार, बड़े पुराने लोग हैं। ये उत्तर प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ जो ही कोई मुख्यमंत्री बनता है, उसके चमचे, उससे धंधा करने वाले ब्यूरोक्रेट और उससे धंधा करने वाले पूंजीपति उसको पहले दिन से प्रधानमंत्री बनाना शुरू कर देते हैं। आप इतिहास देख लीजिए। और उस चक्कर में वो न मुख्यमंत्री रह पाता है न प्रधानमंत्री बन पाता है। सीधे मुख्यमंत्री से उत्तर प्रदेश का कौन आदमी प्रधानमंत्री बना, जरा गौर करके देखिए। सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जो प्रधानमंत्री बने वो बने विश्वनाथ प्रताप सिंह, चौधरी चरण सिंह, और कौन बना साहब, कोई भूल रहा हो याद दिला दीजिएगा। और वो सारे लोग भी केंद्र में गए, केंद्र में जाकर के और फिर उसके बाद बने। एक और सच बता दूं आपको कि प्रदेश सरकारों में कई बार कोई लोग बहुत पावरफुल रहे। चौधरी साहब का टाइम हमको याद है। चौधरी चरण सिंह की वो हनक थी, वो बहुत छोटे टाइम का मुख्यमंत्री रहे, बड़े कम समय के लिए। लेकिन जब भारत के वो गृह मंत्री बने थे जयप्रकाश आंदोलन के बाद, तो उनका कितना दबदबा और कितना डर था कि वो गृह मंत्री बने थे केंद्र के, लेकिन जिलों में लोगों ने 10 बजे के पहले दफ्तर में आना शुरू कर दिया था कि पता नहीं चौधरी साहब कहाँ छापा मार देंगे। वैसे उसकी एक फर्जी कहानी लोग चला रहे हैं। मैं अभी एक टीवी पर देख रहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में उस रेहर थाने में जाके छापा मारा, जो टोटल फर्जी 100% झूठ कहानी है। उनके छापे की एक दो कहानियां उनके पहले मुख्यमंत्री काल की जरूर है, लेकिन मैं जो कह रहा था, चौधरी साहब एक बेहतरीन मुख्यमंत्री थे, मेरे नेता रहे हैं, लेकिन उतने ही खराब केंद्र के गृह मंत्री, उससे भी खराब केंद्र के वित्त मंत्री और उससे भी खराब केंद्र के प्रधानमंत्री साबित हुए। विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी मैं सफल प्रधानमंत्री नहीं कहूंगा किसी भी हालत में। उन्होंने देश का बड़ा नुकसान, उन्होंने देश का बोफोर्स के नाम पर बड़ा नुकसान किया है। उसके नाते हमारी सेना और हमारी सैन्य तैयारियां बहुत पीछे चली गई। मैं और कई नेताओं के नाम ले सकता हूं जो प्रदेश में रहने के दौरान बड़े धारदार थे, उनके मारे विधानसभा कांपती थी, लेकिन जब दिल्ली चले गए चूचू का मुरब्बा बन गए। मैं योगी आदित्यनाथ में आज की तारीख तक प्रधानमंत्री का कोई मटेरियल नहीं देखता हूं। वो मुख्यमंत्री लायक ही अभी तक अपने को नहीं बना पाए, प्रधानमंत्री कहां से बनेंगे। बुलडोजर चलाना डिस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन क्या है वो बताइए। फूल फैलाना संविधान के खिलाफ है। संविधान कहता है कि राज्य किसी धर्म में हिस्सा नहीं लेगा, राज्य का लोकतांत्रिक स्वरूप किसी धर्म का हिस्सेदार नहीं बनेगा, और ब्यूरोक्रेट जितने इस धर्म के हिस्सेदार बन रहे सब बर्खास्त हो जाने चाहिए। ये उनके जो रूल्स हैं अपनी नौकरी के, उसके खिलाफ है। धर्म मानना मेरा पर्सनल काम है, मैं मानूं, उसकी व्यवस्था आप इसलिए करिए कि कानून व्यवस्था कहीं बिगड़ ना जाए। सड़क की व्यवस्था ठीक रहे, उसकी व्यवस्था करना आपकी जिम्मेदारी है, वो चाहे धर्म का काम हो। राज्य व्यवस्था जब धर्म में शामिल हो जाएगी तो एक बड़ा पुराना है कि धर्म को अगर राजनीति से जोड़ा जाएगा, बस्ती बस्ती अश्वमेघ का घोड़ा जाएगा। ये बड़ी पुरानी कविता की लाइनें हैं।
अगर धर्म को राजनीति से जोड़ा जाएगा तो बस्ती बस्ती में अश्वमेध का घोड़ा जाएगा। और अश्वमेध का घोड़ा कब जाता था? विध्वंस करने के लिए। राज के राज बढ़ते चले जाते थे लोग, तब अश्वमेध का घोड़ा अपनी सफलता प्राप्त करता था। हमें समझना चाहिए, हम पढ़े लिखे लोग हैं। दूसरी बात, ये जो पीएम का मामला है, मुझे लगता है कि ठीक है, चर्चा करने के लिए ये बहुत अच्छी बात कही थी इसके पहले अनिल साहब ने, कि मजा लेने के लिए, और विनोद जी ने भी कहा अच्छा है कि कोई विषय ही नहीं रहेगा तो हम लोग बात क्या करेंगे। विषय ये नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। 16 मई 2014 को 11 घंटे, मैं तो अब 2 साल से राजनीति में नहीं हूं कि केवल लिखता पढ़ता हूं। नहीं सर, प्रधानमंत्री बनेगा। एक मिनट सर, दिशा ये नहीं, एक मिनट। 16 मई 2014 को, मैं अभी जो थोड़ी देर पहले प्रदेश वाली बात कर रहा था, 16 मई 2014 को 12-13 घंटे में लगातार टीवी पर था। 12-13 घंटे लगातार, अगल बगल 2 कुर्सियां होती थी, उठ के दूसरे बैठ जाता था। एक टीवी चैनल पर रात के 10 से 11, जिसमें संदीप, शायद उस वक्त संदीप चौधरी उसके एडिटर थे उस समय, मैंने कहा था उस दिन कि मैं भारत के एक बहुत असफल और अयोग्य प्रधानमंत्री को देखने जा रहा हूं। एक इफ लगा दिया था। अगर अहंकार अहमदाबाद से चलकर दिल्ली जा रहा है तो जितने करोड़ लोग मुझे सुन रहे हो इस वक्त टीवी पर बैठे हुए, क्योंकि उस दिन पूरा भारत टीवी के सामने था, वो लिख के रख लें कि अगर अहंकार अहमदाबाद से चलकर दिल्ली जा रहा है तो भारत अपने इतिहास के सबसे असफल और अयोग्य प्रधानमंत्री को देखने जा रहा है। और उस दिन ऑन रिकॉर्ड है, विदेश नीति, अर्थनीति, महंगाई, जिन पर मुझसे जो सवाल पूछे गए थे, जो जवाब मैंने दिए थे, वो आज तक अक्षरशः सही साबित हुए हैं। मैं बहुत साधारण इंसान हूं, बहुत छोटा इंसान हूं, बहुत आम आदमी हूं, लेकिन मेरे सारे जवाब सही साबित हुए हैं। इसलिए हमारा सवाल तो ये है कि देश बचेगा कि नहीं बचेगा। चाइना अरुणाचल पर कब्जा कर लेगा कि नहीं कर पाएगा। चाइना किसी दिन और आगे घुस जाएगा कि नहीं घुस जाएगा। हमारे आपके बैंक दिवालिया हो जाएंगे और हम उसके बाद एक एक पैसे को मोहताज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। हम इतने बड़े कर्जदार हो जाएंगे कि देश हमारा दिवालिया दुनिया की निगाह में मान लिया जाएगा। हमारी रोजी रोटी चलेगी या नहीं चलेगी। हम बच्चों की फीस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। हम और तमाम बुराइयां जो झेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जितना भयंकर भ्रष्टाचार है, उतना भ्रष्टाचार पिछली सरकारों में भी नहीं था। भ्रष्टाचार था, लेकिन उससे बड़ा भ्रष्टाचार हम आज देख रहे हैं। हमारे बड़े मुद्दे वो है कि किसान कितनी आत्महत्याएं करेगा। मैंने अभी एक दिन लिखा था, एक दिन एक आदमी ने अपने बच्चों बीवी को फांसी लटका करके खुद फांसी लगा ली। क्यों लगा ली? घर में खाने को नहीं था। अकेले आगरा में कोरोना काल से अब तक लेकर 700 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है, क्योंकि वो जीवन से संघर्ष से टूट रहे थे। वो खाने को नहीं उनके पास, बच्चों को पालने पोसने का पैसा नहीं था, और हम ठेकेदारी ले रहे हैं धर्म की। हम उनके घर में खाना नहीं पहुंचा सकते। मैं ईरान गया था मित्रों, आपको बताना चाहता हूं, आप लोग गए कि नहीं गए सुन लीजिए मेरी बात। मैं ईरान गया था एक डेलीगेशन में, एक और पत्रकार के रूप में गया था। वहां मुझे मालूम पड़ा कि वहां भीख मांगना सबसे बड़ा गुनाह है, आपको जेल भेज दिया जाएगा। मैंने कहा फिर जिसके पास नहीं होगा वो क्या करेगा? बोले उसके पास लिए वहां आयता खुमैनी ट्रस्ट बना हुआ है। वो ये कह रहे हैं भीख क्यों मांगोगे, हमारे ट्रस्ट के पास आओ। जब तक पास कुछ भी नहीं होगा आपके पास, फीस से लेकर दवाई, पढ़ाई, खाना पीना हम सब देंगे। फिर जब मैं कुंभ में गया, मैंने वहां जगह जगह देखा तमाम डिब्बे लगे हुए थे सड़कों पर, जिसमें लोग अपने पैसे डाल जाते हैं। मस्जिद में नहीं देते, उन डिब्बों में डाल जाते हैं। वो डिब्बा कहाँ जाता है? वो खुमैनी ट्रस्ट के पास जाता है। हम उसी हिंदू को मरने दे रहे हैं, आत्महत्या करने दे रहे हैं। लाखों किसान नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, परिवार सहित लोग आत्महत्या कर रहे हैं, व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं। हम जिक्र किस पर कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कल कौन बनेगा? अरे भाड़ में गया प्रधानमंत्री। देश जिंदा रहना चाहिए, लोग जिंदा रहना चाहिए। इस देश का हिंदू बच्चा बीबी को लेकर आत्महत्या कर ले, शर्म की बात है। उन धर्म के ठेकेदारों के लिए शर्म की बात है। पूरे कोरोना काल में कहता रहा, कोई धर्म, कोई ठेकेदार, कोई मंदिर मस्जिद, कोई दिखाई नहीं पड़ा कोरोना में किसी को बचाता हुआ, कोई नजर नहीं आया। हम उनके चक्रों में उलझे हुए और देश को उलझाने लगे हुए। और कौन प्रधानमंत्री में क्या फर्क पड़ता है? जो चुने जाएंगे उनमें प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये देश की जनता पर छोड़ देते हैं कि जनता किसको चुनेगी। उनमें जो योग्य होगा प्रधानमंत्री बन जाएगा। एक अच्छा विचार आया है नया कि प्रधानमंत्री भी सर्वदलीय चुनी जाए और नेता विरोधी दल भी सर्वदलीय चुने जाए। विपक्ष में जितने लोग सत्ता के बाद बच जाए, उनमें सर्वदलीय नेता विरोधी दल भी चुना जाए। एक अच्छा विचार आया है, लेकिन हम गलत चीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं। योगी जी पहले उत्तर प्रदेश संभाल लें, अमित शाह साहब इस देश का गृह मंत्रालय संभाल लें, इस देश के नॉर्थ ईस्ट को संभाल लें। तमिलनाडु से आवाजें उठ रही, कुछ नई तरह की आवाजें उठ रही हैं, उनको संभाल लें।
और पार्टियां और सरकारें तोड़ने से बड़ा काम है देश बनाना। उस देश को बना ले और समाज को बना ले, मुझे लगता है कि शायद तब हमारी आपकी बहस के सार्थक मायने होंगे, हमारी आपकी पढ़ाई लिखाई और कलम चलाने के सार्थक मायने होंगे। अन्यथा तो ठीक है, एक बहुत बड़े पैमाने पर गोदी मीडिया है जो दिन रात सिर्फ नफरत फैला रही है। भारत में लोग भूखे मर रहे हो, कोई बात नहीं, टमाटर बिना पाकिस्तान मर जाएगा, इसकी चर्चा गोदी मीडिया पर रोज दिखती है। पाकिस्तान में क्या बुरा हो रहा है इसका रोज दिखता, वहां पेट्रोल कितने रुपए लीटर बिक गया। भारत में क्या हो रहा है उसका नहीं दिखाई पड़ता, चाइना में क्या हो रहा है उसको दिखाई नहीं पड़ता। हमारा कंपटीशन अमेरिका, इंग्लैंड, जापान और यूरोप से नहीं है, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, हमारा कंपटीशन सीरिया से है, यमन से है, पाकिस्तान से है। हमको अपना इस्लामीकरण करना है, हमको अपना तालिबानीकरण करना है और हमको सीरिया बनना है। इसका बड़ा शौक है एक जमात को जिसका नाम है आरएसएस, जो तालिबानीकरण करना चाहती, इस्लामीकरण करना चाहती पूरे हिंदू समाज का। ये दुर्भाग्य है, उसके खिलाफ हम लोगों को मुखर होना चाहिए। प्रधानमंत्री बन जाएगा, नेहरू जी का कोई विकल्प नहीं था। एक छोटा सा आदमी शास्त्री जिसने इस देश की अन्न की समस्या खत्म कर दी, वो प्रधानमंत्री बन गया। गूंगी गुड़िया प्रधानमंत्री बन गई जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जिसने तमाम बड़े बड़े क्रांतिकारी काम कर दिए। और तमाम प्रधानमंत्री बने देश में, एक के बाद अटल बिहारी वाजपेयी तक तमाम लोगों ने तमाम तरह से योगदान दिया इस देश में। तो उस योगदान पर बात हो और देश कैसे बचे, समाज कैसे बचे, उस पर बात हो। मेरे लिए कोई मायने नहीं कि प्रधानमंत्री कल कौन बनेगा, हो सकता है भाजपा ही कल खत्म हो जाए, वही चुनाव हार जाए, फिर देखा जाएगा, जो बनेगा बनेगा। देश बचे वो ज्यादा जरूरी चीज है। बात वहीं से निकल रही है ना सीपी सर, जो आपने अभी नाराजगी जाहिर की है और जो बात समस्याओं की लेकर आप आए हैं सामने, इन्हीं बातों से बात निकल रही है कि इन समस्याओं के चलते अगर पार्टी को डेंट मिलता है 2024 में और एक तरफ योगी का चेहरा बड़ा हो रहा है और अमित शाह उनको कुतरने की कोशिश में लगे हुए हैं, या जो तमाम स्टेप्स उठा रहे हैं केंद्र की ओर से, बात इसी को लेकर के उभर रही है। अनिल जी के पास में आप बोलना चाह रहे हैं कुछ, बोलिए। जी देखिए, मैंने एक बात कही, ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है, किसी और प्रदेश का दुर्भाग्य नहीं है। यहाँ जो मुख्यमंत्री की शपथ लेता है, अगले 24 घंटे में उसके चमचे, उससे धंधेखोर, वो उसको प्रधानमंत्री बनाने लगते हैं। और अमित मोदी जी, उनका क्या रहा, योगी जी को भी लोग पहले दिन से बना रहे हैं और टाइम मैगजीन में उनका चेहरा मोदी से बड़ा बना दिया गया था। उसके पहले मोदी का चेहरा भी बड़ा बनाया गया था। आपको वो दृश्य याद होगा, अब लोग कहते हैं प्रधानमंत्री की इज्जत, 15 अगस्त की इज्जत, 26 जनवरी की इज्जत। मैं आपको एक दिन याद दिलाता हूं, अपनी आत्मा में झांकना चाहिए। मनमोहन सिंह जी बतौर प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले से भाषण कर रहे थे और मोदी जी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में एक नकली बनाए हुए किले की दीवार पर खड़े होकर के भाषण कर रहे थे गुजरात में। और सारे टीवी चैनल बीच में से काट करके 2 फ्रेम बना करके दोनों को बराबर बराबर साथ दिखा रहे थे। उस दिन न प्रधानमंत्री की गरिमा गिर रही थी, न देश की गरिमा गिर रही थी, न उस 15 अगस्त की 26 जनवरी के 15 अगस्त की गरिमा गिर रही थी। तो वो मुझे याद है, मैं भूलता नहीं हूं। और ये मैंने थोड़ी देर पहले एक शब्द इस्तेमाल किया था, षड्यंत्रकारियों की जमात। षड्यंत्र इतना फैला दिया गया है कि बड़े पढ़े लिखे लोग भी उसके शिकार हो गए हैं। बट गया है समाज, बर्बाद हो रहा है समाज। अभी हालिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अभी एक हालिया घटना मैंने पढ़ी है कि झांसी में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ कि चंद्रशेखर आजाद की मदर का मूर्ति लगाया जाना था और उसको ले जा करके लगाने के लिए, और वो भी गोविंद वल्लभ पंत के समय की बात आ गई कि गोविंद वल्लभ पंत ने जो है लाठीचार्ज करवा दिया, कर्फ्यू लगवा दिया और वो मूर्ति लगने नहीं दी चंद्रशेखर आजाद की मदर की। ये बहुत मतलब विडंबना है कि इस तरह की कहानी छप रही है और उस कहानी को सर्कुलेट किया जा रहा है। और मैं उनका नाम भी बता दूं, लेखक का श्री कृष्ण सरल करके था उनका नाम, और वो रिवोल्यूशनरीज पे बुक लिखे हुए हैं। ठीक है, उन्होंने लिखा होगा। दुनिया में लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं, ऐसे कई लेखक हैं जो ताजमहल को तेजो महल बना रहे हैं, कुतुब मीनार को कुछ बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं। पूरी दुनिया हम पर हंस रही है। एक तरफ हम दुबई में मंदिर बनाते हैं और भव्यता का उसका गुणगान करते हैं। अमेरिका में मैं गया था 3 महीने, हिलरी क्लिंटन के चुनाव में काम कर रहा था। पूरे अमेरिका में जगह जगह मंदिर बड़े बड़े बने और उसके मुकाबले में उसका 100वां हिस्सा भी वहां कोई मैंने ईसाइयों का चर्च नहीं देखा। गुरुद्वारे बड़े बड़े बने हुए हैं। दुनिया के सारे देश आपको जगह दे रहे हैं और आप क्या कर रहे हो अपने यहाँ? अगर अमेरिका में कोई उपराष्ट्रपति बन गया तो आपका सीना चौड़ा हो गया कि हिंदुस्तान की बेटी है। अगर कोई इंग्लैंड में प्रधानमंत्री बनने जा रहा तो आप कह रहे हिंदुस्तान का है। और भारत में अगर कोई है तो बार बाला है, वो किसी की गर्लफ्रेंड है। तो हम कितने दोगले लोग हैं।
और ये दोगली बातें करने वाली सिर्फ एक जमात है, एक संगठन है। मैं नाम लेकर अपनी जीवन खराब करना चाहता हूँ। नहीं, ठीक है, ठीक है, आप म्यूट करिए। अनिल जी के पास जाता हूं मैं। सर, आप जितनी चर्चा अभी आप सुन रहे थे इनकी, सीपी राय सर की जितनी बातें आई, उन सब में बातों में सच्चाई तो है ही कि देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी विडंबना है कि हम निकल नहीं पा रहे हैं, पिछले 8 सालों में फंस के रह गए हैं और हिंदुत्व के चेहरे पर भी फंस के रह गए हैं। लेकिन सवाल तो वहीं पर आ रहा है कि 2024 के इलेक्शन में जब पार्टी को कोई भी डेंट लगेगा, क्योंकि ये बात 19 में भी उठी थी, जब 2019 में ये बात आ रही थी कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को डेंट लगे तो गडकरी सामने आएंगे, क्योंकि गडकरी के नाम पर सहमति बनेगी, सबकी सहमति होगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।